अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू हैदर मेहदीज़ पर्सपेक्टिव्स और मैं हूं हैदर मेहदी। मेरी आज की मेहमान डॉक्टर सारा कुरैशी हैं, जो कि क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, यूके से उन्होंने पीएचडी की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और उन्होंने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बनाई है एयरक्राफ्ट इंजन की, जो जिसके मुतालिक हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले सारा से हम ये पूछना चाहते हैं कि सारा ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बनी गई कैसे, और इन्होंने ये जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इन्वेंट कैसे की। डॉक्टर सारा कुरैशी, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम में दावत देने का शुक्रिया। सारा, थैंक यू सो मच। सारा, ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है कि पाकिस्तान में हम आमतौर पर नहीं देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं इस शोबे में जाती हैं, या हमें इतनी मकाम हासिल करने में। तो बहुत इसमें और भी ज़रा इंट्रिग्ड हूँ मैं कि ये आप इस शोबे में गई कैसे? तो थोड़ा-थोड़ा अपना बैकग्राउंड बचपन का बताइए कि ये कैसे हुआ? पहली बात तो ये है कि आई वुड लाइक टू से दैट एविएशन इज ऑलवेज अ पैशन, इट्स नेवर अ प्रोफेशन, सो आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। ठीक। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। मैं एंड इधर इधर रोक दूँ दूसरा आपको 1 है कि मिनट। हमारी ए एक 1 मिनट जी रोकना जी, चाहता हूँ। ये बताइए। पैशन आया कैसे आपको जी फ्लाइंग का, एरोस्पेस का? फिर मैं पूछूँगा कि ये कैसे हुई, आगे बात कैसे चली? जी, मेरा ख्याल है ये मतलब आई आई वुड attribute this to the environment at home. हमारे जो घर का माहौल था, मेरे वालिद साहब एक साइंसदान हैं, मेरी वालदा भी साइंसदान हैं, और वो पढ़ाती भी, प्रोफेसर भी हैं, और जो एक क्लोज फैमिली है उसमें भी देयर वर लॉट्स ऑफ एकेडमिशियंस एंड साइंटिस्ट। सो आई थिंक वो एक घर में एक इनविजिबल लर्निंग होती है और एक इंटरेस्ट जनरेट होता है, जो आपकी डिस्कशंस होती हैं और इन चीज़ों से। सो वहाँ से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, एंड देन आई थिंक आई वाज ऑलवेज वेरी फोकस्ड। आई थिंक बाय द टाइम आई वाज graduating from high school, yeah, um, A levels or whatever you want to call it, जी। I knew what I wanted to do. I was very clear in my thoughts. और फिर फ्लाइंग जो है और एरोस्पेस, इसमें there's also a thrill element, an element of adventure and challenge. So I think all these things just combined together to uh, bring this into existence. तो सारा बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की अपने घर के माहौल की। मैंने जब आपका रिसर्च कर रहा था, माशाल्लाह आपकी जो वालदा हैं वो पीएचडी हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, और जी जी उन्होंने कमाल की रिसर्च की है, एक किताब भी लिखी है इंटरनेशनल। 95-90 के करीब उनके जर्नल्स में आर्टिकल छपे, 1100 साइटेशंस हैं। माउंटेनियरिंग भी करती हैं, लिटरेचर भी पढ़ती हैं, पोइट्री भी लिखती हैं। और उधर आपके वालिद जिन्होंने मास्टर्स किया है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, और मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बीम पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो आजकल हम क्वांटम फिजिक्स में बात कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या क्या, अगर मैं उनकी बात करनी शुरू करूँ तो पूरा हमारा घंटा ही गुजर जाएगा। आर्टिस्ट भी हैं, पेंट भी करते हैं। तो इस माहौल में आप पली बढ़ी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गई, या क्वांटम केमिस्ट्री में क्यों नहीं गई? आपने ये अपना एरोस्पेस जो है, ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं पता चल रहा था कि ये ट्विस्ट कैसे आया। बिकॉज आपने ना वालिदा का जो प्रोफेशन था क्वांटम केमिस्ट्री का किया, ना वालिद साहब का, बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बेसिकली जहाँ तक तो क्वांटम केमिस्ट्री का ताल्लुक है, मेरा इंटरेस्ट उसमें था, पार्टिकल फिजिक्स में भी था, और हम ऑन द साइड मैं पढ़ती हूँ। अभी तक मेरी वालदा जो है, कभी खाने के बाद बैठ के पोस्ट डिनर जो है वो हमको बिठा के, तो वो अपनी तो पढ़ाती हैं, स्लाइड्स दिखाती हैं, और
जैसे मेरे brother in law was visiting from UK and उनको भी वो बिठा के पढ़ा रही थी क्वांटम केमिस्ट्री, तो मैंने कहा कि यहाँ पे दामादों के साथ अच्छा सलूक होता है कि उनको खाने के बाद केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो वो एक इंटरेस्ट है मेरा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, लेकिन आई थिंक फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज आई हैव बीन वर्किंग विद माय फादर. He was working for the government, but he had these side projects that he would do, and I would help him out of interest. And he's a very keen teacher to everybody, और वो encourage भी करते हैं और सिखाते भी बहुत शौक से हैं. तो I think this was something that like he had a degree उनकी basic physics में और electronics में है, but he was also doing aerospace and aero modeling. लेकिन उनकी उस तरह एक formal degree उसमें नहीं थी. तो probably we just wanted a more formalized knowledge on the subject as well. There were subjects जिस पे formal knowledge available थी, तो ये एक additional subject था ये बड़ा जिस बड़ी पे इंटरेस्ट भी एक समय knowledge हो गई. But my sister, जी, जी my जी, sister बोलिए। is doing genetics, वो that is more close to what my mother does. उफ 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 आपके आपके तो अगर घर हम आए खाना खाए तो हम तो मतलब सर में दर्द हो जाएगा। इतना इतना माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है आपके घर का। तो बड़ी मेरे नहीं, दिमाग में पिक्चर आ रही थी आपकी कि एक तरफ आलू गोश्त खाया जा रहा है और दूसरी तरफ पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह होता है. Sometimes it's a combination of both. माशाल्लाह। तो सारा फ्रॉम दिस यंग सारा जिसको बहुत एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ हाई लेवल इंजीनियरिंग, हाई लेवल रिसर्च, तो ये क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ज़माना था जब मैं एमबीए करना चाह रहा था और मैंने इवेंचुअली कर लिया बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैंने क्रैनफील्ड के अंदर सोचा अप्लाई करने के लिए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि क्रैनफील्ड के एमबीए में जाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड से भी मुश्किल है। तो तुम जिस किस्म के तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई हम्म. माँ नहीं होगी। तो ये क्या एरोस्पेस इंजीनियरिंग इतना मुश्किल था और आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की? Gee, basically Cranfield is like the hub of aerospace in Europe and also in the world in a way. It's the best place in the world you could go for aerospace, because इसमें because aerospace is a very I mean Cranfield is basically known for its school of aeronautics and its ठीक है। school of management जो आप mention करें, जो उनका MBA program है, that's very strong. And the strongest thing there is aeronautics and aerospace. As I पहले शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया हो कि it used to be Cranfield University used to be a hangar and an airport landing strip during World War II. So after the war ended, they decided to convert it into a college of aeronautics. And use the infrastructure and whatever resource that was left after the war. Like अभी भी वहाँ पे जिसमें वो acrobatic training कराते हैं, that's a World War II acrobatic trainer known as the Bulldog. तो इस तरह that was, अगर aerospace करनी हो तो that was the best place to be. So that's why I applied for it, and I got a studentship or a university scholarship for my master's, which I did there in aerospace dynamics and controls, which is basically designing autopilots. And we worked on designing autopilots for drones for mid-air refueling, या जिसको air-to-air refueling कहते हैं, ताकि a plane doesn't have to land to refuel. It can increase its range and endurance मैं by समझ। being refueled mid-air. तो सारा ये जो So that's how I started there. तो ये जो तो आपने मास्टर्स किया फिर आपने पीएचडी किया, तो जस्ट ऑन दिस यूएवी ड्रोन्स रिफ्यूलिंग,
ये ड्रोन एक लाइव पायलटेड एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर रहा है या ये ड्रोन टू ड्रोन रिफ्यूलिंग है? No, the one we did was a drone to drone refueling, and uski ek autopilot dynamics hoti hain, because it's called like a trajectory following controller, हाँ, where one plane follows the other and then they align themselves and then they fly together. Obviously they can't be stationary in the air, they have to keep बिल्कुल। flying during the refueling process. So it was like an autopilot design. And then for my PhD, I opted for propulsion, which is like jet engines basically. और उसमें उस वक्त जो अभी मतलब it's been a few years now, but now I think the aviation industry in terms of design and technology has reached like a pinnacle in terms of the advancements and everything. But then now they have to redesign with new design specifications, because earlier my design specifications ऐसी होती थी कि you need fuel economy, you should burn less fuel, the airline should make more money, हम्म। whatever at whatever environmental penalty that would come at. So now they've changed the design rubric, and the design rubric is now the environment. So all the design of the aeroplane as well as the power plant or the engine has to be aligned with the environment parameters, like to reduce global warming and minimize harmful emissions. So in that context, I was given my work on a new kind of environment friendly engine, which is called contrail free engine. अच्छा, लेट I मी mean, if you want, I can मैं नहीं, इस पे तो talk. जाएंगे। यही तो जी सारी जी बात कर। मैं आपको जी जी, जरूर जी बताइएगा। मैं थोड़ा जी सा जी जी आपको पूछना ये चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वहाँ फ्लाइंग भी होती है, एक्रोबैट्स भी होती हैं। ये कॉन्ट्रा कॉन्ट्रेल फ्री एरो इंजन की ज़रूर बात करें कि जो बड़ी यूनिक टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, आपकी है और पाकिस्तानी एक जी जी खातून ने बनाई। तो ये तो बहुत मेजर एलिमेंट है और मैं ज़रूर इसकी बात करूँगा, और कि ये इस वक्त किस स्टेज पे है और ये कमर्शियल यूज़ में कब आएगा। बट ये बताइएगा कि आपने पायलट भी बनी? जी पायलट जो थी जब मैंने अंडरग्रेड अपना इंजीनियरिंग की पाकिस्तान से, उसके बाद आई वाज वर्किंग इन एन इंडस्ट्री हियर in Lahore, and I got a private pilot license here in Lahore from the Lahore Flying Club. And then when I went abroad for my masters, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया, वो एक हमारे इंस्ट्रक्टर थे Richard, तो उन्होंने बताया कि we give like 2 flights to every student to give them the feel of the aircraft, so that they understand that what they're designing or what they're सही। studying, those modes of flight and those phenomena, how they actually feel in real life. So he said that you are already I told him I have a private pilot license and I'm a pilot. And he said that since you are a pilot already, what would you like to do? And हम्म। I said, I want to spin the aircraft. Spin is like, it's nose down and it's rotating. And he said it's a bit intimidating. But then, he taught me all the acrobatics जो होती है, जिसमें spin है, hammerhead, barrel roll, loop, and inverted spin as well. And he was, we kept continuing the lessons, and I kept learning. And he said that my G tolerance was very good. It was, I think, from minus 2.5 Gs to plus 5 Gs or something. ओहो। और बस हम इस तरह सीखते गए। और फिर वो ये मुझे कहता था कई दफा कि इट्स सो स्ट्रेंज दैट अ गर्ल लाइक यू फ्रॉम पाकिस्तान इज डूइंग दिस। तो मैं उसको कहती थी कि पाकिस्तान कोई गांव तो नहीं है कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, and to get a good teacher as well, somebody who was keen to teach. I think ये भी एक बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती होती है। जैसे मैंने अपने वालिद साहब का भी बताया कि वो बड़े शौक से सिखाते हैं। और ये
Richard, Captain Richard was also one of those keen teachers that if you were keen to learn, he would just keep on teaching you. और तो इसी कमाल है। तरह ये सब चलता रहा। कमाल है ये इतनी जी अमेजिंग कहानी है। मैं शुरू में मैं आपके मुतालिक मुझे पता चला, आपको शायद याद हो, चंद साल पहले मैं लम्स आया था और मैं कर रहा था, तो मुझे वो हमारे दोस्त ने फैसल शेरजान, उन्होंने कहा कि अब मैं आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस जी जी वेरी जी यूनिक इंडिविजुअल। वो उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन, आई वाज सो इंट्रीग्ड, मैंने कहा ये कौन है। तो हम वी चैटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एट योर डेस्क, और उसके बाद मैंने आपके मुतालिक पढ़ा। और मुझे हर वक्त एक दिमाग में था कि मैं कभी ना कभी आपको इनवाइट करूं। एक ज़माने में मैं टीवी एंकर था, मैंने उस वक्त भी सोचा, वो नहीं हो सका। ये एक एक खातून एक बहुत इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हाउस होल्ड में परवरिश पाई। बहुत ही नर्चरिंग पेरेंट्स थे, जिन्होंने जी खाने के टेबल पे भी कहा, खुली छुट्टी दी आपको। और एक बहुत बहादुर लड़की, करेज है ये स्पिन करना और ये एक्रोबैट करना और फलाना करना, और एक फिर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को अपनाना, और उसके अंदर उस लेवल की महारत पे आए कि दुनिया में आपका आपका नाम हुआ। तो अब चलते हैं आपके इस इजाद पर। ये आपकी जो कॉन्ट्रेल फ्री एरो इंजन है, जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। आसान उर्दू में या आसान अंग्रेजी में हमारे जो सुनने वाले हैं उनको समझाइए कि ये है क्या। अच्छा, कॉन्ट्रेल बेसिकली कहते हैं, अगर आपने देखा हो कि जहाज जब परवाज कर रहे होते हैं तो उसके पीछे एक सफेद सी धार होती है धुएं की। वो बेसिकली आपको लगता है, आप हम इसको धुआं कहते हैं, लेकिन असल में ये होता क्या है, ये होता है कि जब भी आप कोई भी ईंधन जलाते हैं, कोई भी जमीन पे या आसमान में कोई तेल या कुछ, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खारिज होता है कंबशन बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे, ये जो धुआं निकल रहा होता बुखारात है, की इसके अंदर शक्ल में। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पानी, जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता ही है कि पानी जो है, जब जब वो कंबशन होती है तो इट्स सो हॉट कि वो स्टीम की फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो आसमान में एंटर करता है एक गर्म इंजन से ठंडे आसमान में, तो वो जम जाता है बादल में। इसको हम कॉन्ट्रेल कहते हैं, इसको कंडेंसेशन ट्रेल भी कहा, मतलब लॉन्गर जो उसका असल इस्तेलाह है वो कंडेंसेशन ट्रेल है। जैसे लेकिन फॉर बारिश के शॉर्टर कतरे कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस हो जाते हैं, तो बेसिकली वो पानी में तो कंडेंस नहीं होता, लेकिन वो बादल में, मसनूई बादल में कंडेंस हो जाता है। ठीक है। तो इन कॉन्ट्रेल्स के ऊपर जो काम शुरू हुआ था ना, इनिशियली वो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। ओके। क्योंकि होता यह था कि जो एनिमी प्लेन्स होते थे वो डिटेक्ट हो जाते थे। ठीक है। उनके पीछे से जो धुआं निकला, तो उसकी वजह से उनको नजर आ जाता था कि ये स्ट्रैप पे हैं, और जो भी मूवमेंट उनकी थी। तो लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि उनको इनकी एक तो पहले एक बनाया, एक एटमॉस्फेरिक साइंस डेवलप की कुछ साइंसदानों ने, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये पैदा होते हैं और कई दफा नहीं होते, किस एल्टीट्यूड पे पैदा होते हैं, किस टेम्परेचर पे पैदा होते हैं। दूसरा ये कि फिर उसमें उन्होंने केमिकल्स डालने शुरू कर दिए, और ये मुख्तलिफ तरीके छुपाने के के लिए ताकि ये केमिकल डालने शुरू कर दिए कि ये। उसको छुपाने के लिए हाँ। कि वो डिस्पर्स हो जाएं और वो नजर ना नजर आए। ना आए, ठीक। लेकिन बाद में फिर ये पता लगा कि इनकी वजह से ये एक मसनूई बादल है जो कि बारिश नहीं बरसा सकता, और इसका सिर्फ इतना काम है कि ये जमीन के ऊपर एक तय जमा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि इट्स लाइक एन आर्टिफिशियल ब्लैंकेट ऑन द ओके सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके ओके। तो और ये है कि वाटर वेपर जो है, पानी जब बुखारात की शक्ल में होता है, तो वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और एक ग्रीन हाउस गैस है, इसी तरह वाटर भी एक H2 एक मॉलिक्यूल है और वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये ठीक। दोनों मिलके ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहे हैं। और एक आसमान के, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, वो होता है। और इसकी वजह से जो अगर ये बादल की शक्ल में आ जाए, तो वो भी आपकी, जैसे आपके नेचुरल क्लाउड्स होते हैं, तो आपका सूरज की रोशनी रुक जाती है, जी। वो रोशनी भी रोकेगा, और जो जमीन की गर्माइश है उसको भी आसमान में खारिज होने से रोकता है।
तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जब हम उसको नापते हैं तो साइंसदानों ने अपनी जो भी स्टडीज की हैं, तो उनका कहना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। उफ, और कुछ हिस्सा हमारी आसमान का है जो अभी इससे ढका हुआ है, और जैसे जैसे फ्लाइंग बढ़ रही है तो ये बढ़ेगा। तो तो सारा इसके इसका ऊपर बहुत सी रिसर्च। जी, कि सारा इसका सॉरी आपने बताइए। बताया, बट इसका मतलब ये है कि हम जो ये ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए जो इस तरह के मटेरियल और गैसेस हैं उनको हम रोक रहे हैं दुनिया में, और वो कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, आपको टैक्स देना है कि अगर आप ये धुआं छोड़ रहे हैं तो आप इतना पैसा दें कि फिर हम माहौल को जी, साफ करें। आप ये कह रही हैं कि जो ये सही। कॉन्ट्रेल है ये इससे 5 गुना ज्यादा मुजिर है। जी, आसमान में। उफ। लेकिन ये है कि इसका जैसे एक चीज है कि आपका जो हमारा जो सारा वेदर साइकिल है ना, जो आपका मौसमी निजाम है, वो जी। 2000 मीटर के नीचे है। ठीक है। और वहां पे हम, जैसे अभी हम हैं, हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अ, ये हमारा माहौल है सारा कुछ। तो इसमें जब हम जमीन पे कोई ईंधन जलाते हैं तो ये जो पानी के बुखारात है ना, ये रिसाइकल हो जाते हैं, ये दोबारा से किसी ना किसी स्टेज में बारिश की शक्ल में या ओस की शक्ल आ में किसी जाता ना किसी तरह से दोबारा पानी बन जाता है, तो ये रिसाइकल हो जाता है नेचुरली अंडर 2000 मीटर्स। लेकिन जो आपका जहाज है, जो आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं, वो 10,000 मीटर पे होती हैं। है। तो उस बुलंदी पे जो है, ये पानी किसी भी सूरत पानी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे प्रेशर है वो जमीन के प्रेशर से 1/4 है। बहुत कम प्रेशर है, हम्म। टेम्परेचर भी बहुत कम है। हम्म। अगर यहाँ पे आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड हम्म। आपका टेम्परेचर है। तो वो एक सिर्फ एक ऐसा बादल बनता है जो कि जिसका कोई काम नहीं है। मतलब और जो बादल इसीलिए बन के वो कंबल की तरह पूरी एक तह बना जाता है, और उससे बिल्कुल, ग्लोबल बिल्कुल वार्मिंग होती है। बहुत खूब, मत बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, फिर? सही। जी, तो इसलिए उसकी रोकथाम जो है वो जरूरी है। और अभी ये है कि अब जो आगे जो दुनिया जिस तरह एविएशन को देख रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए वो हाइड्रोजन प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल्ड एविएशन की तरफ। और अगर हम हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं तो उसमें ये जो बुखारात हैं या कॉन्ट्रेल्स हैं, ये 3 गुना ज्यादा पैदा होंगे। ये तो ज्यादा पैदा होते हैं? ये मसला, जी, हाइड्रोजन फ्यूल में ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि उसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती, सो वो कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन फ्री एमिशन है, कार्बन फ्री टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। इसलिए उसके ऊपर स्विच करना चाहती है एविएशन इंडस्ट्री। लेकिन ये है कि उसकी वजह से ये है कि कॉन्ट्रेल्स जो हैं वो नेवरदलेस वो फिर भी बनेंगे, बल्कि इससे ज्यादा बनेंगे। तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो और सर, अभी एज इट इज भी जो हमारे केरोसिन पावर्ड प्लेन्स है, उनमें तो ये अभी भी इस तरह बन रहे हैं। तो सारा जरा थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। तो केरोसिन में तो समझ आ गया, जो फ्यूल नॉर्मल है। हाइड्रोजन में जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन न्यूट्रल होंगे, लेकिन हाँ कॉन्ट्रेल्स बनेंगे। तो ये जी, कॉन्ट्रेल भी उतने ही मुज़िर होंगे एनवायरनमेंट के लिए जितने कार्बन एमिशंस हैं बिल्कुल, हाइड्रोजन फ्यूल क्योंकि के। बेसिकली हमारा ये तो मॉलिक्यूल्स की बात है ना, जो हमारा हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, कोई भी ईंधन है, उसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होती है। तो ठीक है। जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, तो कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। हाइड्रोजन जब कंबाइन करती है ऑक्सीजन से तो वाटर वेपर बना देती है। तो ये दोनों चीजें बनती हैं। अब हाइड्रोजन फ्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ वाटर वेपर बनाएगी। ठीक है। तो उससे क्या और नुकसान होगा? इस वो वो फिर कॉन्ट्रेल्स बनेंगे, और कॉन्ट्रेल जो उन बनेंगे, कॉन्ट्रेल्स। उसका उसका वही इफेक्ट होगा जो कंबल वाली हमने पहले बात की थी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो जो उसका बनना है ना, वो तो जाहिर है वो वाटर वेपर है। वाटर वेपर आप रिलीज करें और जिस बुलंदी पे रिलीज करें, तो वो एक मसनूई बादल बना देगा। तो वो तो Yes. जहाज की जो भी फ्लाइट एल्टीट्यूड है। और अगर वो बादल ना भी बनाए तो हम
जिस भी जहां भी उसको रिलीज करते हैं वो एक ग्रीन हाउस गैस तो है, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। मत समझ गया। तो अब बिफोर वी गो ऑन टू योर टेक्नोलॉजी, ये बताइए कि ये जो ग्रीन हाउस एमिशन है, कार्बन एमिशन है, ये हाइड्रोजन कॉन्ट्रेट क्लाउड है, इसका क्या इफेक्ट क्या है हम्म। माहौलियात पर, और क्यों माहौलियात तब्दीली में की यही चाहिए? इफेक्ट है कि जी ये इसका यही इफेक्ट है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से ब्लैंकेट आपकी अर्थ को कवर करेगा। आपको शायद एक स्टेज आए कि आपको आसमान नीला नहीं नजर आएगा, आपको ये सारे मसनूई बादल से ही छुप जाएगा, और इसकी वजह से जो आपकी जमीन की गर्माइश है वो खला में खारिज नहीं हो सकती, वो एक ट्रैप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कि ऐसे है जैसे एक शीशा है और उसके अंदर एक हीट है जो ट्रैप हो रही है। तो इस तरह हमारी अर्थ की जितनी हीट है जो कि डिफरेंट, एक तो जमीन खुद भी सुबह जैसे धूप में एब्जॉर्ब करती है, अगर हीट एब्जॉर्ब करती है, और जब कूल डाउन होती है तो एमिट करती है। इसी तरह ये डिफरेंट फॉसिल फ्यूल बर्निंग और गैसेस की वजह से भी जो हीट एमिट होती है, तो वो स्पेस में एस्केप नहीं कर सकती, तो फायदा क्योंकि तो इट विल सारा बी इसका, ब्लॉक्ड। इसका हमारी आम जिंदगी में क्या इफेक्ट है इस चीज का, इस फिनोमेना का? इसका इफेक्ट ये है कि आपका अगर दुनिया के आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये जो हीट ट्रैप होती जा रही है, तो आपकी जमीन गर्म से गर्म होती जा रही है। अभी भी आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, वो कह रहे हैं कि दुनिया का टेम्परेचर जो है वो ऑन एवरेज 1 डिग्री या इतना डिग्री बढ़ गया है। अब उसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें 1 डिग्री भी बढ़ता है तो वो एक एवरेज है। कई जगह शायद बिल्कुल ना बढ़े, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 3 4 5 डिग्री आपका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस से क्या होगा, आपका जैसे बहुत से जो अ, बर्फ है दुनिया में वो पिघलना शुरू होगी, सैलाब आएंगे, कुछ इलाके हैं जो डूब सकते हैं, और जैसे कहा जाता है कि मालदीव्स और इस तरह के आइलैंड्स हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होंगे। तो तो अच्छा, इसका तो इसका क्या ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। हम्म, और शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म तो वी सी इट एवरी डे। वी सी कि जिस तरह हमारे वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे तो हम देखते हैं पाकिस्तान में डिलेड summers, delayed winters, our weather patterns are changing. We see forest fires erupting around the world. Glaciers are melting. So the वो तो it's मेरा ख्याल है वो सेट तो हो गया है, शुरू हो गया है वो जो उसका इम्पैक्ट है ना, इट्स ऑलरेडी इन मोशन। तो इसका इफेक्ट एक आम शहरी की जिंदगी में, ये जो आपने बताया कि फ्लड्स आएंगे, आइसबर्ग मेल्ट कर रहे हैं, और जी। क्या इसका जो हम हमारी पैदावार है, जो हम क्रॉप्स उगाते हैं जिससे हम खाना खाते हैं और चीज़ें खाते हैं, और हमारी ब्रीदिंग क्वालिटी जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ये भी इससे इफेक्ट होगा? बिल्कुल क्या इफेक्ट होगा, और मैं इस पे इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वी सी के दैट इज अफेक्टेड। और ये लाहौर में जैसे हमारे स्मॉग का इतना बड़ा मसला बन गया है, हम्म। ये भी एक उसी की एक कड़ी है जो हमारा क्लाइमेट चेंज इशू है। और बेसिकली स्मॉग भी ये है कि इट्स नॉट जस्ट के अगर होता ही है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उसकी वजह से कोई पोल्यूटेंट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं, तो उसके ऊपर वाटर वेपर और ये सब चीजें कंडेंस करना शुरू हो जाती हैं, और एक जो कमाल है, धुंध सी कमाल। बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स है। जबरदस्त। तो सारा, लेट्स गो ऑन टू योर प्रोजेक्ट। हाँ, ये कॉन्ट्रेल फ्री एरो जी। इंजन, तो ये आपका ये मकसद क्या था इस इंजन को बनाने का? एक तो ये था कि, हमारा लेकिन ये जी टेक्नोलॉजी क्या थी? सॉरी जी, प्लीज गो अहेड। ठीक है। टेक्नोलॉजी तो इस तरह थी कि जब मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया तो उस वक्त बहुत से लोग इस तरह के रिसर्च कर रहे थे, और हमने उसको जब एवेल्युएट किया, हर टेक्नोलॉजी का कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, और जिस तरह उसको देखा गया,
और फिर मैं कुछ अर्सा वहाँ इंग्लैंड में काम करती रही, रिसर्च करती रही। फिर मैं वापस यहाँ आके अपना, मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं पाकिस्तान आ गई वापस। तो मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती थी कि मुझे वहाँ पे थोड़ी सपोर्ट मिल जाती थी। मेरी बहन जो है वो बेबी सिटिंग कर लेती थी और मैं ताकि पढ़ सकूं। तो ऑब्वियसली as a natural thing to do, my father started helping me with no other intention but just के somebody is struggling and तो उन्होंने मुझे मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया, इस पे इन्वॉल्व होना शुरू किया कि ये क्या काम करना है, कैसे करना है। तो उस सिलसिले में जैसे he came up with this invention basically which is like an add-on device, मतलब कोर आइडिया उनका था जो कि एक जहाज के इंजन के पीछे फिट हो सके और वो जो जहाज का जो धुआं है उसको प्रोसेस करता है कि उसमें से वो जो पानी के बुखारात हैं उनको पानी में तब्दील कर देता है और अच्छा। उस पानी को आप जहाज के ऊपर ही स्टोर कर लें और आसमान में रिलीज ना करें। तो आप एक तरह से कॉन्ट्रेल का जो सोर्स है उसको खत्म कर रहे हैं। अगर आप उसमें केमिकल्स डालें या उसको गर्म करें, ठंडा करें कि कॉन्ट्रेल मतलब विजिबली नजर ना आए, लेकिन फिर भी आप उसका जो सोर्स है या वाटर वेपर को आसमान में खारिज करें, पहले की थी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि सिमिलर थी टू अ जेट इंजन, एक सिनर्जिस्टिक टेक्नोलॉजी थी एंड इट वाज लाइक एन एड ऑन मॉड्यूल। तो इसमें बहुत से बेनिफिट्स थे। एक तो ये कि कॉन्ट्रेल्स एक सोर्स पे खत्म हो जाते, एलिमिनेट होते हैं। दूसरा ये कि ये एक उसी तरह की चीज है जैसे इंजन के दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर्स, टरबाइन, तो उसी तरह की एक टर्बो मशीनरी है। तीसरा ये कि ये एक एड ऑन मॉड्यूल था कि आपको पूरा इंजन तब्दील करने की जरूरत नहीं, आप इसको उसके पीछे फिट कर देते हैं। और आजकल के जो नए इंजन हैं वो होते ही मॉड्यूलर हैं क्योंकि हर कंपोनेंट की डिफरेंट लाइफ होती है। तो जब वो रिप्लेस करते हैं तो पूरा का पूरा इंजन तब्दील नहीं करते हैं, उसमें से जो कंपोनेंट की लाइफ पहले खत्म हो जाए उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एक उसके टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स थे। और इसके बाद हमने इसको मेरी मदर चूंकि इधर इधर क्वांटम केमिस्ट्री। एक जी सवाल पूछ लूं, एक सवाल पूछ लूं, जी जी if you जी don't mind। जरूर। तो जब आप पीएचडी कर रही थी, आप इस टेक्नोलॉजी को जब रिसर्च कर रही थी, तो ये जो प्रोडक्ट इवेंचुअली आप लोगों ने बनाया और पेटेंट किया इस टेक्नोलॉजी की, इसकी रिसर्च आपने वहीं शुरू कर दी थी और कोई प्रोटोटाइप वहां बना चुकी थी जब आप पाकिस्तान आने से पहले? नहीं नहीं, वहां पे मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी और फिर जो इन्वेंशन थी वो पाकिस्तान आके बेसिक इन्वेंशन मेरे फादर की थी जो यहाँ पे हुई। फिर उसके बाद यहीं पे हमने जो उसमें जो गैसेस और इमिशंस हो रही हैं उसको मैंने अपनी मदर के साथ भी एक चैप्टर किया थीसिस का, जिसके ऊपर जिसमें उसको वैलिडेट किया गया कि ये जो वाटर वेपर है ये इस तरह बिहेव करेगा और लिक्विड वाटर प्रोड्यूस होगा। तो वो हमने क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिस पे किया। ये सारा काम मैंने पाकिस्तान में किया और उस वक्त मेरी बहन क्योंकि वो मेरे बेबी सिटिंग करती थी मेरी बेटी को, तो वो मजाक करती थी कि लगता है पूरा घर मिलके एक पीएचडी कर रहा है। लेकिन बहरहाल आफ्टर दैट when my daughter was able to go to school, हम्म। um, so I went back to Cranfield to my university, myself and my daughter. My husband was working in Pakistan at that time. I enrolled her in the nursery school जो वहाँ था कैंपस पे, प्री स्कूल में। और वहाँ पे मैंने अपने सुपरवाइजर के साथ और फिर कुछ और रिसर्च स्टूडेंट्स थे मास्टर्स लेवल के, उनके साथ मिलके उसको फर्दर सिमुलेट किया उस टेक्नोलॉजी को, बेसिकली कि उसको टेस्ट किया सिमुलेशन के थ्रू, एक इंजन के ऊपर और फिर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर। A380 एयरक्राफ्ट उस वक्त पॉपुलर था एंड because it's also a marvel of engineering, we were very जी। fascinated by it, so we chose that plane to simulate this technology. Or meanwhile, before going back, I also helped my father patent the invention, and he was granted 2 international patents within I think 15 months, which is वाह, also um, it's गुड कि रिमार्केबल। मतलब कि इतने आराम से नहीं मिलते। और उन्होंने खुद ही लिखा था बिकॉज इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि हम किसी कोई से लॉयर्स लिखवाएं, बस के बड़ा लिए हायर एक्सपेंसिव करें। प्रोसेस है।
बहुत एक्सपेंसिव जी, पड़। जी, बिल्कुल। सारा तो ये जी, 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 जी। बोलिए। बस ये सारा प्रोसीजर था और उसके बाद अच्छा, मैं जो ज़रा टेक्नोलॉजी जर्नी पे आ की जाऊँ, नेक्स्ट। जी, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे आ जी, जाऊँ जी, थोड़ा-सा। पूछिए। तो जी, बेसिकली जी। ये एक पुर्ज़ा है, ये आला है, ये कॉम्प्लेक्स ऐड ऑन मॉड्यूल है, जो जी, जहाज़ के इंजन के ऊपर अटैच होके जो ये कॉन्ट्रेल धुआँ बिल्कुल। निकलता है, इसको ये कन्वर्ट करता हुँ, है पानी के वेपर्स में या पानी के ड्रॉप्स में, और वो पानी वापस जहाज़ के अंदर स्टोर हो जाता है और कॉन्ट्रेल को बिल्कुल, कंप्लीटली एनवायरनमेंट से एलिमिनेट कर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही समझा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो, जी। और वो जो पानी है जहाज़ में, वो क्या, उसको क्या करते हैं? वो वहीं रहेगा, वो क्या टनों में होता है? पानी को और हम वज़न नहीं, पानी पानी को हम स्टोर करते हैं हुँ, और अब उसका जो एक सेकंड पार्ट है कि उसको फिर हमने किसी ना किसी तरह रिलीज करना है। बिकॉज अगर हम कन्वेंशनल प्लेन्स पे जाएं तो जो हमारे कन्वेंशनल प्लेन्स होते हैं उनका लैंडिंग वेट फिक्स्ड होता है। जी, जी, बिकॉज बिल्कुल। आपका जो जहाज का लैंडिंग वेट है, आपका सारा वजन जो है वो लैंडिंग गियर उठाता है। तो अगर हम हर चीज को बदलते जाएं तो हमें सारी टेक्नोलॉजी को बदलना होगा। तो बिल्कुल स उसके लिए तरीका ये है कि हम उस पानी को लैंडिंग से पहले किसी तरह रिलीज कर दें। एक ऑप्शन तो ये है कि जब आप वेदर साइकिल में एंटर करते हैं, व्हेन यू आर डिसेंडिंग हुँ, एंड यू आर अराउंड 2000 meters, you can just release it as rainfall. That is one option. वाह! बिकॉज वहां पे तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर इस तरह का है कि वो बारिश की तरह बरस जाएगा। अगर आपने दुबई के इर्द गिर्द एक फॉरेस्ट उगाना है या अफ्रीका ठीक। में कहीं ड्रॉट स्ट्रिकन एरिया है तो वहां पे या किसी डेजर्ट में आप रिलीज कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने हीथ्रो पे लैंड करना है और आप नहीं चाहते कि आप मजीद बारिश वहां करें तो आप उसको समंदर के ऊपर एज आइस रिलीज कर दें। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। अब ये है कि इसके ऊपर अब हमने काम एज अ सेकेंड, बिकॉज ज्यादा जो चैलेंज था वो कोर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सही थी। बात है। ये सेकेंडरी टेक्नोलॉजी है, ऑक्सिलरी टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर अब हमने देयर इज अनदर एरोस्पेस इंजीनियर जो अब मेरे साथ इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है, और इसके स्टोरेज के ऊपर भी और इसके रिलीज, हैंडलिंग एंड रिलीज के ऊपर भी। तो सारा ये एक पिछला वो मैं सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आपका, मैं आपने बात बताई कि आप वापस गईं क्रैनफील्ड, ये आपका पीएचडी के बाद आप वापस गईं अकेली अपनी छोटी बच्ची को लेके उसको नहीं, अ, मैं पीएचडी के दौरान ही गई थी। मतलब मैंने पीएचडी वहां शुरू कर ली थी। फिर अच्छा, जब बच्ची पैदा हुई तो फिर मैं पाकिस्तान आ गई थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड थ्रू आउट पाकिस्तान में थे। जी। तो फिर जाहिर है एक छोटे बच्चे के साथ अकेले रहना, और मेरे सुपरवाइजर भी बहुत सपोर्टिव थे, सो ही इंसिस्टेड कि तो, तो आप सवाल सवाल ये था, पाकिस्तान जाके काम करें। जी, सवाल जी, ये था कि जब आप कह रही थी ना मैं वापस गई उस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए, जी, जी, वो जी। पीएचडी के बाद गई थी ना आप? नहीं, नहीं, वो दौरान पीएचडी के दौरान ही, मतलब कुछ हिस्सा उसका काम, बिकॉज इसकी बहुत सी डायमेंशंस थी ना। एक इसकी फिजिक्स थी जो मेरे जी, फादर ने डेवलप की। ठीक, फिर ठीक। इसकी मैकेनिकल मॉडलिंग थी, सही मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी जो मैंने इधर डेवलप कर ली। थोड़ी केमिस्ट्री की वैलिडेशन थी जो अपनी वालदा के साथ यहाँ कर है। ली। अब फिर जो उसका एयरक्राफ्ट सिमुलेशंस थी वो काम फिर मैंने वापस क्रैनफील्ड जाके किया मैं समझ गया। अपने बहुत बहुत सुपरवाइजर के साथ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, पेटेंट हो गया, बड़ी मेहनत की, वैलिडेट भी हो गई टेक्नोलॉजी, काम भी करती है, एयरबस 380 पर भी इसको किया। तो ये जी। दो सवाल हैं। एक ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक अडॉप्ट क्यों नहीं की गई या इसको कमर्शलाइज क्यों नहीं हुआ? और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में आपको हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उनसे कितनी आपको मदद मिली इसको आगे ले जाने की? तो पहला सवाल, कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं हुई या कब होगी? क्या आपके प्लान्स हैं? हम्म। और दूसरा कि आपको मदद क्या मिली? ठीक है। अच्छा, एक तो चीज मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि पहले जो इनिशियली तो जैसे फोकस होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं और पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी रिसर्च मुकम्मल हो जाए और आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाए। तो वहां पे जब मैं क्रैनफील्ड में इसके ऊपर काम कर रही थी तो उस वक्त मेरे सुपरवाइजर, एक तो क्रैनफील्ड में ये एक ऐसा माहौल था कि वो
जो भी आपकी रिसर्च थी तो वो उसमें बहुत इनकरेज करते थे और क्वेश्चन करते थे कि what is the end outcome of your research? हाँ, Is it just तो publishing हासिल in क्या high करना impact जी, research papers? जी, लेकिन वो कहते थे कि what is the global impact of your research? What is the वाह! societal impact of your research? I समझ mean, these were things that were highlighted समझ and they got you thinking. So it also got me thinking about this. Then my professor highlighted this, that this work is worth pursuing because it has a lot of commercial promise. And then I won a student prize, and I went to this clean equity conference in Monaco. And there I met up with people who were developing environment friendly technologies and also seeking investment and raising money because उससे पहले तो मेरा यही ख्याल था कि पीएचडी हो जाए। you know, हाँ जी पीएचडी हो जाए और ये कि ऐसी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कोई कमर्शियल कंपनीज नहीं बनाती बट सही बात। वो एक एक that was an awakening and then the encouragement from my supervisor. So then we were exploring opportunities how to do this and then वहाँ पे यूके में ये था कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर वो they can support this, they can help me set up a company, but then I would have to remain in the UK. I would not be able to, get support or funding and, go back to Pakistan. And I wanted to be back in Pakistan for a number of reasons. वाह! तो खैर मैं वापस आ गई और फिर यहाँ से my husband asked me to go to the National Incubation Center where I met Faisal Saab and all this commercialization process started. We set up a company and we got some funding. तो इसमें इस तरह तो जो उसका जो डिजाइन था जो पीएचडी का लेवल एक तो होता है कि आपने उसको उसके दौरान ये इन्वेंशन हुई उसको आपने मैकेनिकली डिजाइन किया सिमुलेट किया वैलिडेट किया सो दैट वाज द एंड ऑफ द पीएचडी एंड देन prototyping it and making it, that was something I started in Pakistan with my father when we set up this company. और जो भी एरोस्पेस की टेक्नोलॉजीज होती है ना वो ऑपरेट करती हैं नासा के टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होता है 1 to 9. One is like a concept, and then 2 is the mathematical model, 3 is simulation, 4 is like a breadboard environment. जी, एक मिनट Hello. Yeah. जी, So when you test the technology in a lab environment, and then you test it airborne, and then 9 is when you are flying missions. So कोई भी airborne technology होती है उसको हम इस तरह evaluate करते हैं. ये So नासा we are के somewhere in the middle that नासा we का are स्पेक्ट्रम है। we are prototyping it, we are testing it in the lab, and then we'll test it airborne, and then after this we will be able to collaborate with the industry or या जो बड़ी companies हैं उनके साथ जो कि फिर इसको बड़े पैमाने पे बना सकती हैं और टेस्ट कर सकती हैं और implement कर सकती हैं. सारा एक सवाल पूछ And one of the other सारा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? important uh, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? aspect is that इसके अंदर we have to be backed by regulations. जैसे आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेगुलेशन है to develop pro environment engines and to have components on your car that will process emissions. We need those kind of regulations for the aviation industry as well. And then for regulations you always first need an alternate. अच्छा, तो सारा हम बात कर रहे थे, आपने अभी बताया कि वो नासा का एक रेंज होता है 1 to 9, 1 इज़ कॉन्सेप्ट और बीच में फिर थोड़ा प्रोटोटाइपिंग, और 9 जो है वो ये है कि जी आपका प्रोडक्ट जो है बन गई है टेक्नोलॉजी और वो इस्तेमाल हो रही है। आप जी किस नंबर पे? हम we are somewhere in the middle. We are at 5 अच्छा, technology readiness level उसको कहते हैं technology readiness level 5 उसका मतलब है कि that we are. जी, बताइए 5 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने उसको एक स्मॉल स्केल पे बनाया है और अब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं अच्छा, और अभी ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग है उसके बाद एयरबोर्न टेस्टिंग होती है फिर एक लार्ज स्केल पे बनता है फिर उसकी
ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग है, एयरबोर्न टेस्टिंग है, and then when it is commercialized and it starts flying, that's stage 9. स्टेज 9 तो 5 से 9 तक ये सफर जो है इसको करने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फंडिंग सपोर्ट, ये इसके मतलब बताइए, और कितना टाइम लगेगा? बेसिकली ये है कि आई थिंक इसके लिए हमें वी वुड लाइक कि हम वी वुड बी कोलैबोरेटिंग विद द इंडस्ट्री, जो और एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें इट्स अ मोनोपोलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। इसमें 2-3 बड़े कंपनीज हैं जो कि जहाज़ों के इंजन कमर्शियल इंजन्स बनाती हैं, रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी, जीई एविएशन। और इसी तरह 2 कंपनीज हैं जो जहाज़ बना रही हैं, बोइंग एंड एयरबस। तो उनके साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और कई दफ़ा ये होता है कि कई लोग कोई टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट करते हैं और वो अपने पेटेंट्स को बेच देते हैं बड़ी कंपनीज़ को हम्म, कि वो खुद उनके ऊपर काम कर लें। लेकिन चूँकि ये एक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी है, तो इसके इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि बिकॉज़ ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, प्रॉफिट्स हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो एक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी को बनाएँगे अनलेस कि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन ऐसी आ जाए कि उनको बनाना पड़े। तो ले उसकी और आप ये कह रही जी। हैं कि उनको कोई मोटिवेशन नहीं है इस नई टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए, कि शायद इसके इसकी वजह से उनका खर्चा बढ़ जाएगा। जी, हो सकती है और हो नहीं भी सकती क्योंकि डिपेंड करता है ना कि उनको जैसे अभी आजकल ये है कि ये जो अब एविएशन इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रेशराइज़ कर रही हैं कि अगर पोस्ट कोविड यू मस्ट ब्रिंग इन एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजीज़। सो देयर इज़ लेकिन बात ये होती है कि एक चीज़ जब एक पेपर पे होती है तो उसको डिसमिस करना बहुत आसान है। हम्म। लेकिन एक जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है और एक वर्किंग सॉल्यूशन है, उसको कोई डिसमिस नहीं कर सकता। फिर अगर जब ये बन जाता है तो हम रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी कह सकते हैं कि वी हैव एन अल्टरनेट, वी हैव एन सॉल्यूशन, सो यू नीड टू पास ऑन रेगुलेशंस। आपका जो सारा है इस वक्त, हम ये इसको कह सकते हैं कि ये वर्किंग टेक्नोलॉजी है इन अ प्रोटोटाइप टेस्टिंग स्टेज। Yes, we are still testing. I mean, it has been उसका एक वर्जन डेवलप हुआ है। अब फिर टेस्टिंग होती है, फिर उसके ऊपर it's a painstaking process, मतलब उसके ऊपर कुछ इश्यूज निकल आते हैं, then you have to remake those things and then retest it, and so the design optimization takes a little time. So we are at that stage. तो सारा इसमें दो चीजें बहुत क्रिटिकल नजर आ रही हैं आपकी बातों से। चूंकि ये जी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है तो और कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर जो फंक्शनल एक्सपर्टीज या हाई एंड एक्सपर्टीज आप में तो है ही है, आपके वालिद साहब में भी है, बट इट ऑब्वियसली इसके अंदर और भी एक्सपर्ट इनपुट्स की जरूरत होगी कि इसको हम 5 स्टेज 5 से लेके स्टेज 9 पे जाएं। एक ये बात, दूसरी बात फंडिंग, पैसा, इसको R&D करना, टेस्ट करना बार बार। तीसरा है आपकी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रेगुलेटर्स पे। एक बोइंग है, एक एयरबस है, वो तो पूरी पूरी जी हुकूमतें खरीद लें उनका इतना सही इन्फ्लुएंस है। तो तो जी। इनको आप कैसे, हाउ आर यू एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस? आई थिंक वो कुछ अ, अल्लाह की तरफ से एड्रेस खुद ही हो गए हैं, बिकॉज़ अब वो सारे दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन फ्यूल एविएशन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रो एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजीज़, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ज़ीरो कार्बन, ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़। तो जब वो ये सारे काम खुद ही कर रहे हैं और उसके ऊपर उनको फंडिंग भी मिल रही है, प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं, काम भी शुरू हो रहा है, तो ये काम तो उसके अंदर इट विल जस्ट कन्वर्ज इनटू दैट। I don't see any issue there. Okay. ठीक। Uh, it's just the way, और ये पोस्ट कोविड बहुत एक्सीलरेट हुआ है ये सारा कुछ सो आप समझिए मतलब। कि यूजर की तरफ से पुशबैक नहीं होगा, एयरबस की तरफ से, ये इनकी तरफ से जो बोइंग है। लेकिन जी एक वो सवाल मैंने आखिर में पूछना था, लेकिन चूंकि अभी वो मौका आ रहा है, अगर ये आपका स्टेज 9 पे होके वर्केबल हो गया और ये लग गया, इसके जी। अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को क्या, कितनी री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और खर्चा और कॉस्ट क्या आएगी, इफ यू कैन गिव अ नंबर टू दैट?
आई डोंट थिंक कि इसकी एज सच इतनी ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी, मैंने जैसे कहा कि सिनर्जिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आप ऐसे समझ लें कि थोड़ा सा आपका इंजन, आपने एक कंप्रेसर और लगा दिया, समझ तो गया। कोई इतनी बिग डील नहीं है उनके लिए। ना ही उसकी कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है। मतलब एक चीज होती है ना कि एक टोटली, जैसे आप एक पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन बना रहे हैं, कि आपने इंजन निकाल के बाहर फेंक देना है और आपने बैटरी अंदर लानी है। तो वो उन दोनों, दे आर टू एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम। तो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ वेरी बिग कॉस्ट, बट ये टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं है। सेकेंडली, अब जो इंडस्ट्री है, अब जैसे वो हाइड्रोजन पे फोकस करें, हाइड्रोजन इज अ वेरी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी। इट्स डिसरप्टिव। कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिंग, एंड उसके लिए उनको पूरे पूरे प्लेन्स रीडिजाइन करने पड़े, पूरे एयरपोर्ट्स रीडिजाइन करने पड़े, and they are willing to pay that cost, and they are willing to do all that. So if they're doing that, so this is, I think this should be a piece of cake for them. कोई तो इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। अगर वो If they're हाइड्रोजन की moving तरफ in that direction. अगर वो हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं और आपकी टेक्नोलॉजी उनको किसी और चीज की तरफ लेके जा रही है कि आप फॉसिल नहीं फ्यूल। नहीं, मेरी टेक्नोलॉजी जो है ना वो, they won't be able to do without this technology if they're going towards hydrogen, because as I said कि उसमें contrails ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको लगाना ही लगाना है। तो अब जी दो दूसरे बाकी दो सवाल, फंडिंग का और ग्लोबल एक्सपर्टीज का इस प्रोजेक्ट में, कि इसको जल्दी से जल्दी टू मार्केट लेके आए। जी जी बिल्कुल। वो वो टू चैलेंज। market, या to bring it to a level जहाँ where we can just sell it to one of the major players who can mass produce it. तो वो That would be a quicker route. अगर हम खुद उसको फंड करके और खुद उसको मास प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल होगा यू टॉकिंग to get that in front. I mean, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। जी, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात। yeah, then that would be like 100 million. That would be $100 million thing, but it can be, मतलब हम तो अगर maybe in $10 million, we would be able to bring it to a level के वो the industry can just take it up तो ये and कहाँ से adopt आए? it. ये $10 मिलियन कहाँ से आएगा? पहले तो 1 मिलियन आ जाए, तो अच्छा। फिर 10 मिलियन भी आ जाएगा। हम एंड जनरली जो अभी हम बना रहे हैं वो बेसिकली इसको कहते हैं कि इट्स लाइक अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, सही बात। जिसको आप कहते हैं ना, या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जी। So when you get the proof of concept, then obviously a lot of that can kind of generate the required funds. और पाकिस्तान में ये इशू है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनका कंफर्ट लेवल नहीं है विद हाई एंड टेक्नोलॉजी। मतलब उनको सिर्फ आईटी तक की बात समझ आती है, मोबाइल प्लेटफॉर्म समझ आते हैं। लेकिन जैसे दुनिया में मैंने देखा भी, एक कंपनी है बूम सुपरसोनिक, उन्होंने 70 मिलियन डॉलर रेज कर लिया है वेंचर कैपिटल कैपिटल से। एंड इट वाज जस्ट अ ड्रीम कि हम एक सुपरसोनिक प्लेन बना रहे हैं। तो इस तरह है। लेट्स सी हाउ we've also filed another patent for a supersonic engine, and I'm hopeful कि अगर वो हो जाता है तो that's something we can sell and वाह, raise some money वाह, inshallah. कमाल है। तो सारा हमारे वेंचर कैपिटल को आपको इंटरनेशनल ने अप्रोच नहीं किया? बिकॉज दिस सीम्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इंटरनेशनली जी, जी, थोड़ा-सा कुछ कुछ जगह से इंटरेस्ट रेज़ हुआ है। लेकिन आई एम आल्सो आई थिंक वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इन द सेंस कि आई वांट कि ये वाला जो फेज़ है ये कंप्लीट हो, और इसकी जो टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइज़ेशन है डिवाइस की, वो एक ऐसे फेज़ में हो वेयर यू कैन यू आर इन अ मच बेटर पोज़ीशन टू नेगोशिएट, और यू आर आल्सो at a stage where you can directly pitch to aviation companies, मैं समझ and they can just adopt it. So let's see. समझ गया, समझ गया। आप उसको इस स्टेज पे लेके आना चाहती हैं टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्ट को, कि वो यू नो द बायर
और जो इंटरेस्टेड पार्टी है इंडस्ट्री के अंदर वो कहे हाँ यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आइए लेट मी टेक अ लुक एट इट एंड। हाँ, बिकॉज़ एक फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए ना, वो फ़ेज़ अभी कंप्लीट नहीं है और इस वक़्त तक हो जाता वी वर ऑब्वियसली लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी वर थ्रोन बैक बाय दिस कोविड सिचुएशन इन अ नंबर ऑफ वेज़, हम्म। तो इट ठीक है। हैज़ अफेक्टेड एवरीबॉडी। तो आखिरी दो सवाल, एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में हुकूमती इदारे, मलिक असलम, वो जो हमारे एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, कुछ उन्होंने, जी। नॉट हिम स्पेसिफिकली बट डिड यू, आपको कोई मदद, सपोर्ट, हैंड होल्ड? अम, नहीं, मुझे एज़ सच कोई सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट को तो एक्सेस करना ही, उनसे एक मीटिंग ही लेना अ, वो इतना बड़ा चैलेंज है और उसमें इतना ज़्यादा इट्स अ वेरी हेवी कॉस्ट ऑन योर टाइम कि वन फील्स दैट इट इज़ नॉट वर्थ इट। आई मेट दिस ये जिनकी मलिक असलम। आपने ज़िक्र किया जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इन्होंने कहा कि वो बेसिकली उनको मैंने ये कहा था कि जो इसकी रेगुलेशन वाली साइड है और ये जो एक इश्यू है, इसको आप इंटरनेशनल क्लाइमेट बॉडीज़ में प्रोजेक्ट करें सही बात। और मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि ये आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट जस्ट एज़ अ कंपनी, टेक इट फ्रॉम पाकिस्तान्स प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही। तो उस वक़्त उन्होंने कुछ कहा कि आप अपना डेटा दे दें, हम देखेंगे बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कुछ हैं चैलेंजेज़ हैं, वो इस वक़्त इतने दे आर सो आई वुड से डाउन टू अर्थ या ग्राउंड बेस के एविएशन पे और इन चीज़ों पे तो लोगों की सोच नहीं जाती। और फिर असद उमर साहब से मेरी एक आध दफ़ा मुलाकात हुई थी। ही वाज़ एनकरेजिंग और ये फिर आई थिंक ये वो भी काफ़ी मसरूफ़ हो गए। तो एज़ सच गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं है और जो हमारे अम, एक देयर वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी व्हेन a few startups and companies were pitching to the प्राइम मिनिस्टर और उस वक़्त उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट नहीं चूज़ किया कि वो उनको समझ नहीं आएगा। उन्होंने वो मुर्गी चूज़ों वाले जो स्टार्टअप्स थे ना, वो उनको लेके गए कि वो उनको समझ आएँगे, वो रिलेट करेंगे, इससे वो रिलेट नहीं कर सकते। सो अल्लाह। आई डोंट नो। ये अल्लाह। बिल्कुल मेरी बेटी जैसे है वो she was writing an some school homework and she said कि मुझे किसी इन्वेंटर के बारे में लिखना है कि उसने क्या इन्वेंट किया है। तो मैंने कहा कि आप बेटा अपनी मामा के बारे में लिख दो या नाना के बारे में लिख दो। मामा ने भी तो इन्वेंट किया है, नाना ने भी किया है। कि नहीं मामा आपकी इन्वेंशन बहुत हाई लेवल है, बच्चों को नहीं समझ आ सकती। सो वो मुझे पता हाँ, नहीं अब आई डोंट नो ये तो फिर जो जो उनको गवर्नमेंट के पास चीज़ें लेके जाते हैं, ये तो उनकी सोच है और उनकी ज़िम्मेदारी है कि व्हाट दे वांट टू टेक अहेड और नॉट बट वन ऑफ द इन्वेस्टर्स है, उन्होंने मुझे कुछ इंटरनेशनल लोगों से मिलवाया और उनको जब मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो दे सेड दैट इट्स we've always seen the developed world making solutions for the developing world and this is the first time we've come across somebody in the developing world making a solution for the developed world. So I think Tara, इस you तरह know, है hearing you बट makes me laugh, but it also makes me cry. कि हमारे वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सिंबॉलिकली हमारे पैर के नीचे पड़े हैं, लेकिन हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा एक हमारा चैलेंज है हमारी सोसाइटी का। I sometimes say that we are our own best enemies. वी आर आवर ओन। बिल्कुल कई बिल्कुल। दफ़ा एहसास होता है बहुत सी चीज़ों में करते वक़्त और बिकॉज़ आखिरी। इट्स नॉट जस्ट जी जी जी, बोलिए प्लीज। बताइए? जी। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं who can provide you technical support, who can support you from government agencies, not out of their own जी 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 resource. जी जी। लेकिन वो नहीं करते because they don't they don't relate that this is something that we are doing for Pakistan like जो हमने एक jet engine बनाया that's Pakistan's first jet engine and making Pakistan stand in that league of countries which can make engines बहुत कम
दुनिया में ममालिक हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से कोई इसको सोच के हेल्प नहीं करता, बट आई सारा, डोंट नो। मेरी उम्मीद I है। mean, there are nice people also. Some people in personal context have helped me, जी, and but सारा मेरी there's उम्मीद। no policy to. जी, 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 जी। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है कि एक एक बहुत घने जंगल में एक चाकू लेके जगह बनानी है। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जी, ऐसे लोग ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे, और मेरा जो ये हल्का है, नेटवर्क है, वो ऐसे लोगों का है जो कि बहुत हाई एंड प्रिसिजन इंजीनियरिंग और रिसर्च और R&D में इन्वॉल्व्ड हैं। और मैं ज़ाती तौर पर भी उनको रीच आउट करूँगा और उनसे कहूँगा कि आपसे राब्ता करें और करें। उम्मीद है कि इससे आपको, जो हम एक्सपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, और ये, और बिकॉज़ पाकिस्तान के लिए तो ये मतलब रिमार्केबल है ना, कि जी वो एक हमारे, हम एक एक ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। एंड जो आपने बात की कि पहली दफ़ा देखा है कि एक एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री एक फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए टेक्नोलॉजी बना रहा है। दिस इज़ रिमार्केबल। जी, आखिरी जी। आखिरी आपसे वो है, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं, वो भी, उन्होंने भी कुछ आपसे मुकालमा हुआ था, वो बताइएगा वो जी, क्या था? उन्होंने वो ये था कि उनके साथ जब मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे, तो अ, आई एम ग्रेटफुल जो उस वक़्त वाइस चांसलर थे, उन्होंने ही गेव मी अ चांस टू स्पीक। और कौन थे? वाइस चांसलर डॉक्टर अरशद, तो उन्होंने ये जो ज़्यादातर लोग उनसे सवाल कर रहे थे और ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स पे और कश्मीर के टॉपिक पे और इस तरह। तो वो सेक्रेटरी जनरल साहब ने कुछ बातें की, फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की और रेगुलेशन की बात की, और उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे से सवाल मत करें, मुझे कोई मशवरा दे दें। तो उस वक़्त फिर मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करें, इस पे काम करना चाहते हैं, तो आप क्लाइमेट चेंज इन द स्काई भी देखें, एटमॉस्फेयर को भी देखें, सिर्फ ज़मीन तक महदूद ना रहें। तो ही इट वाज़ वेल रिसीव्ड। And I talked about the, maybe you've seen that जी, there's जी, a मैंने small clip. मैंने वीडियो देखा है, वो उसमें मैं यही कह रहा था कि उन्होंने कहा कि शुक्र है किसी ये ऑडियंस में से किसी ने मुझे मशवरा दिया है और सवाल नहीं पूछा। सवाल नहीं पूछा, एंड ही सेड इट्स अ वेरी वैलिड सजेशन। वो अच्छा, वेरी ठीक से खड़े हो प्रैक्टिकल। गए थे। उन्होंने कहा तो बड़ी वैलिड आई और होप ही, जी, आई होप ही रिमेंबर्स इसके ऊपर कुछ करना है। सारा, डॉक्टर सारा कुरैशी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम निकाला। मुझे पता है आप 25 घंटे काम करती हैं, आप रिसर्चर भी हैं, एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी, एक माँ, एक एक वाइफ, एक बेटी, और उसके साथ-साथ आप ये इतना बड़ा अपने कंधों पे ये आप ज़बरदस्त एक ये चीज़ लेके चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे सोचने समझने वाले लोग ये देखें, और वो आपकी इसके अंदर, इस आपकी ज़बरदस्त काविश में आपको मिलें और आपको कामयाब कराएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। Thank you very much. It was very nice talking about these things because I think it's very important. ये वाला जो एक फिनोमेना है एविएशन इंडस्ट्री का, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत कम लोग, जो हमारी ग्राउंड बेस्ड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, वो बहुत लोगों को, इट्स स्प्रेड ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रीज़, और बहुत लोगों को उसके ऊपर अवेयरनेस है भी, और एक्वायर भी करते हैं, लेकिन आसमान की कोई बात नहीं करता। कमाल, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसको समझते हैं, और इवन एविएशन इंडस्ट्री के अंदर भी लिमिटेड लोग हैं जो इसको एग्जैक्ट इस प्रॉब्लम को समझते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुख्तलिफ ममालिक में रह सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रह सकते हैं, लेकिन हम सब एक आसमान के नीचे रहते हैं। कमाल। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं, ये हम सबका मसला है, हम सबका और बहुत हमने इसको इसके ऊपर काम। एक्सीलेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल समरी कि एक आसमान है और ये हम सबका मसला है। सारा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू Yes, वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल we are कंटिन्यू द under one कन्वर्सेशन। roof. आई होप आई एन्जॉयड द कन्वर्सेशन। ओके, इट वाज़ वेरी नाइस कि आपने शेयर किया। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान अल्लाह हाफ़िज़।